चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपका एक टॉपिक वेडस्टोन ब्रिज का जो है वो रह गया है, और नेक्स्ट जो है वो आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कन्वर्जन है गैल्वानोमीटर की इनटू वोल्टमीटर की। आज वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे। तो न्यूमेरिकल्स में एक्टिव रहना है, आप ही लोगों ने सॉल्व करके मुझे आंसर्स बताने हैं। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दे देना है कि किस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 15 का एक लॉन्ग क्वेश्चन आखिरी जो रह गया वो भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 15 में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का है, और दूसरा जो है वो आपका है वीडस्टोन ब्रिज का सवाल। गैल्वानोमीटर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आज हम वीडस्टोन ब्रिज को डिस्कस करेंगे। वीडस्टोन ब्रिज आपका क्या है? वीडस्टोन ब्रिज जनरली कही जा सकती है कि एक अरेंजमेंट है, एक ऐसी अरेंजमेंट है कि जिसके अंदर हम 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से 3 रेजिस्टेंस जो होती है वो हमारे पास नोन होती हैं, और एक रेजिस्टेंस जो होती है वो अननोन होती है, और उसकी मदद से हम उस अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट एन अरेंजमेंट ऑफ अ 4 रजिस्टर की एक अरेंजमेंट है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 4 रेजिस्टेंस एक क्लोज लूप में ए बी सी डी के मैश के अंदर नज़र आ रही हैं, और जो पॉइंट्स हैं, जॉइनिंग के पॉइंट्स ए बी सी डी जंक्शन के उन्होंने नाम दिए हुए हैं, जो एंड पॉइंट होते हैं कॉर्नर्स के रेक्टेंगल के, उनको नाम दिया हुआ है, और की के थ्रू ये कनेक्टेड है। अगर वीडस्टोन ब्रिज का पूछा जाए कि किस काम आती है, तो ये इसीलिए हेल्पफुल है कि आप किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 3 रेजिस्टेंस आप उसके साथ मजीद कनेक्ट कर दें जो आपको नोन हो, तो फिर अननोन रेजिस्टेंस जो है वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करना होगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं कैलकुलेट कर सकते, थोड़ा बहुत सेटअप करना होगा। लेकिन बाहर कैफ अगर आपसे कहा जाए कि इसकी डेरिवेशनल वर्क को या इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करो, तो सारी की सारी वर्किंग और सारा का सारा डेरिवेशनल वर्क सिर्फ और सिर्फ आपको इसकी डायग्राम से समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने डायग्राम सही से तरीके से समझ ली, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि इसके जो डेरिवेशनल वर्क है और इसकी जो वर्डिंग है वो आप अपनी ओन वर्डिंग के अंदर लिख सकते हैं। तो डायग्राम को मैं अलग पेज पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। अच्छा जी, डायग्राम में सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारे पास 4 रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि सबसे पहले अगर आप चाहें तो इस साथ साथ डायग्राम बनाते भी रहें, क्योंकि जब डायग्राम पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपको कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नज़र आ रही होगी। लेकिन अगर आप साथ साथ बना रहे होंगे तो फिर आपको इंतहाई आसान डायग्राम लगेगी, और यकीन करें डायग्राम से ही सब कुछ होना है, डेरिवेशन से लेके वर्डिंग तक सब आपकी डायग्राम में मौजूद है। तो सबसे पहले आप 2 रेजिस्टेंस लगाएं पैरेलल में, जैसे लगाते हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस आपने ये कनेक्ट करी, और इसी के थोड़ा आगे दूर जाके आपने एक रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर दिया, 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब इनको आपस में जोड़ते हुए इनके बीच में भी एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, मीन्स यहाँ से यहाँ ले जाते हुए बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें, और यहाँ से यहाँ ले जाते हुए बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दें। स्टार्ट यहाँ से लें कि ये वाली रेजिस्टेंस हो गई आपकी R1, ये वाली रेजिस्टेंस हो गई आपकी R2, ये वाली रेजिस्टेंस हो गई आपकी R3, और ये वाली रेजिस्टेंस हो गई आपकी R4। टोटल आपने 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी। ये जो जंक्शन है आपका, ये वाला पॉइंट, इसको आप नाम दे दें ए का, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं R1 क्योंकि यहाँ पे मौजूद है। ये वाला पॉइंट बी का नाम दे दें, इस वाले पॉइंट को सी का नाम दे दें, और इस वाले पॉइंट को डी का नाम दे दें। तो क्लोज लूप बन गया ए बी सी डी का, एक मैश बन गया। अच्छा, जो पॉइंट आपका ए और सी है, यहाँ पर आप बैटरी कनेक्ट कर दें। कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको यहाँ से खींच के लंबा करके लेके जाएँ, यहाँ से तार लेके जाएँ लंबा, और यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो एट टर्मिनल ए एंड सी मैंने क्या कनेक्ट कर दिया, जंक्शन ए और सी पे मैंने बैटरी को कनेक्ट कर दिया। लेकिन बैटरी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करें, उसके लिए हम बीच में स्विच लगाते हैं, जिसको की बोलते हैं। तो ये की मैंने बीच में इसलिए लगा दी है कि ऐसा ना हो कि डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट हो जाए, डायरेक्ट करंट फ्लो करने लग जाए, जब हम की को प्रेस करें, ऑन करें, तभी इसमें से करंट गुजरे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, की का इस्तेमाल करते हैं। तो की लगा दी। इसके बाद जो आपका जंक्शन बी और डी है, इसके बीच में आप गैल्वानोमीटर लगा दें, जिसकी बहुत ज़रूरत है की के साथ। ये भी जब की ऑन होगी तो इसमें से करंट गुजरेगा। ये आपका हो गया पहले स्टेप का सर्किट, ठीक है। 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी, 4 रेजिस्टेंस जो कनेक्ट करी है उसके जो जंक्शन उसका नाम ए बी सी डी दे दिया, 4 रेजिस्टेंस को R1 R2 R3 एंड R4 नाम दे दिया।
ए और सी टर्मिनल पे बैटरी कनेक्ट कर दी, बी और डी टर्मिनल के ऊपर गैल्वानोमीटर कनेक्ट कर दिया। दो कीज मौजूद हैं की 1 और की 2। गैल्वानोमीटर को करंट देने के लिए की 2 प्रेस करेंगे और सर्किट को करंट देने के लिए की 1 प्रेस करेंगे। अब बात कर लेते हैं करंट की। करंट की अगर बात की जाए तो करंट जाने के जो रास्ते हैं आपके पास वो दो हैं। करंट यहाँ से चलना शुरू करेगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से मान लेते हैं, चलो कन्वेंशनल करंट है, यहाँ से चलना शुरू करेगा, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि करंट यहाँ से फ्लो हो, यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ आए और इस टर्मिनल पे वापसी आ जाए। तो एक रास्ता तो करंट के जाने का ये हो सकता है। दूसरा रास्ता करंट के जाने का क्या हो सकता है? दूसरा रास्ता करंट के फ्लो का ये हो सकता है कि करंट यहाँ से मूव करना शुरू करे, इस वाली रेजिस्टेंस में जाए, यहाँ जाए और फिर वापसी इस टर्मिनल पे आके कनेक्ट हो जाए। तो अब अगर करंट के दो रास्ते हैं तो एक ही रास्ते पे, अगर एक ही रास्ता हो करंट के फ्लो का, तो उस रास्ते पे आने वाली तमाम जितने भी रेजिस्टेंस हैं, जितने भी कंपोनेंट, उन सब की जो करंट होता है वो सेम होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ ये जो मेरे पास R1 है, इसका करंट जो है वो I1 है, तो भैया फिर इस R2 का करंट भी I1 ही होगा, अलग नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक ही रास्ते से गुजर रही हैं और ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन में है, अगर आप नोटिस करें। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट आपका सेम होता है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ से अगर करंट गुजरेगा तो यहाँ पर करंट सेम नहीं रह सकता आपका, क्योंकि ये दूसरा रास्ता है। तो यहाँ पे जो करंट होगा, अगर मैं इसको I2 कह लेता हूँ, तो ये वाला करंट भी क्या हो जाएगा आपका? I2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है वो दो तरह का है। एक I1 करंट फ्लो कर रहा है जो कि R1 और R2 से फ्लो कर रहा है, दूसरा R3 और R4 से फ्लो कर रहा है, उसको मैंने क्या कह दिया? I2 कह दिया। ये चीज़ क्लियर है। इसके बाद आ जाते हैं वोल्टेज के ऊपर। हम करते ये हैं कि ये उस वक्त तक जब तक ब्रिज बैलेंस नहीं होता हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर नहीं सकते। अगर मैं मान लेता हूँ कि जो 4 वाली रेजिस्टेंस है ये अननोन है, तो मैं R2, R1 या R3 को कैसे भी चेंज करके, मतलब इस तरह अरेंज करूँगा कि जो गैल्वानोमीटर मैंने लगाया ना, इसके अंदर करंट गुजर रहा होता है, तो ये करंट गुजरने से डिफ्लेक्ट होता है, यानी कि ये 0 से उठ के चले जाता है 5 एम्पेयर पे। सपोज करो 0 से 5 मिली एम्पेयर पे चला गया, तो इसका मतलब 5 मिली एम्पेयर का करंट अभी गैल्वानोमीटर से गुजर रहा है। हम रेजिस्टेंस को वेरी करके, रेजिस्टेंस को चेंज करके इन तीन रेजिस्टेंस से हम खेल सकते हैं। ये तो हमें मालूम करनी है ना, तो उसको नहीं छोड़ सकते। इन तीनों रेजिस्टेंस में से किसी भी रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करके हमें ऐसी कंडीशन हासिल करनी होती है कि गैल्वानोमीटर का करंट जो है वो ज़ीरो हो जाए, यानी कि इस पाथ पे कोई करंट ना हो, ये पाथ बैलेंस हो जाए, इस पाथ पे कोई करंट ना हो। तो शुरू में तो ऐसा नहीं होगा, जैसे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, सर्किट को ऑन करेंगे, तो करंट कुछ ना कुछ इन चारों रेजिस्टेंस से गुजर रहा होगा और कुछ इस गैल्वानोमीटर से भी गुजर रहा होगा। लेकिन जब हम रेगुलेट करेंगे, चेंज करेंगे रेजिस्टेंस को, तो फिर ऐसी सिचुएशन आएगी कि गैल्वानोमीटर का करंट ज़ीरो हो जाएगा। जब गैल्वानोमीटर का करंट ज़ीरो हो जाएगा तो बैलेंस कंडीशन हासिल हो जाएगी। ये आपका एमसीक्यूज़ के अंदर सवाल आता है कि बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होती है, कि जब गैल्वानोमीटर के ऊपर कोई डिफ्लेक्शन ना आए, कोई करंट उसमें से ना गुजर रहा हो, वो जीरो के ऊपर हो, तो ये बैलेंस कंडीशन होती है। जब बैलेंस कंडीशन हासिल हो जाती है तो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपने यहाँ पे याद रखनी है। एक तो वोल्टेज है जो R1 के ऊपर होगा, जिसको मैं कह लेता हूँ आपके लिए V1, ठीक है जी, V1। एक वोल्टेज R2 पे होगा जिसको कह लेता हूँ V2, एक वोल्टेज R3 पे होगा जिसको मैं कह लेता हूँ V3, और एक वोल्टेज R4 पे होगा जिसको मैं कह लेता हूँ R4। जिसको मैं V1 कह रहा हूँ एक्चुअल में वो A और B के दरमियान का वोल्टेज है, क्योंकि R1 A और B के दरमियान में कनेक्टेड है। तो V1 का दूसरा नाम वोल्टेज एट AB भी हो सकता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। V2 का दूसरा नाम क्या हो सकता है? B और C के बीच में कनेक्टेड है, तो V2 का दूसरा नाम हो सकता है B और C। इसी तरह V3 का दूसरा नाम क्या हो सकता है? A और D हो सकता है, वोल्टेज एट A और D। और इसी तरह V4 का नाम क्या हो सकता है? D और C, वोल्टेज एट D एंड C। अब हम बात करने के लिए जाते हैं इसकी डेरिवेशनल वर्क की। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गई है तो डेरिवेशनल वर्क आपके लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं करेगा, ना डेरिवेशनल वर्क ना इसकी वर्डिंग, दोनों चीज़ें आपको बहुत आसान लगेंगी, ठीक है। तो अब चलते हैं ज़रा इसके डेरिवेशनल वर्क, इसकी वर्डिंग की तरफ। डेरिवेशन में हमने सबसे पहले क्या करा कि हमने कहा कि हमने कंसिडर किया है कॉम्बिनेशन ऑफ अ 4 रजिस्टर R1, R2, R3 एंड R4, जो कि की 1 से कनेक्टेड है। की 1 का यहाँ पे काम ये है कि जब की 1 ऑन होगी, जब आपकी की 1 ऑन होगी तो करंट गुजरेगा,
और करंट गुजरेगा तो वो करंट R1, R3, R2, R4 को मिलेगा। तो हमने कहा इफ़ की वन इज क्लोज सम करंट फ्लोज थ्रू 4 रजिस्टर्स R1, R2, R3 एंड R4। और अगर हम की 2 को भी क्लोज कर दें, अगर इसको भी क्लोज कर दें, तो अब क्या होगा कि गैल्वानोमीटर से भी करंट गुजरेगा, यहाँ भी रास्ता बन गया, पाथ बन गया, तो यहाँ से भी करंट फ्लो कर सकता है। तो इफ़ की 2 इज क्लोज देन द करंट आल्सो पासेस थ्रू द गैल्वानोमीटर। अब हमने इस गैल्वानोमीटर से करंट इसलिए पास करवाया है कि हम इस गैल्वानोमीटर के करंट को जीरो करना चाह रहे हैं। तो हम कहेंगे हाउ एवर अ कंडीशन कैन ऑलवेज बी अटेन, एक कंडीशन आप हमेशा हासिल कर सकते हैं इन विच द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वानोमीटर में किसी किस्म की कोई डिफ्लेक्शन ना है, इसका मतलब उसमें से करंट ही ना गुजरे, एंड द ब्रिज इज बैलेंस्ड, और ये आपकी बैलेंस कंडीशन कहलाएगी कि ब्रिज को आपने बैलेंस कर दिया। और इस कंडीशन के अंदर इस बात की गारंटी है कि इस टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, बी और डी टर्मिनल पे कोई वोल्टेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा, और यहाँ से कोई करंट नहीं गुजर रहा, तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा टर्मिनल को, पूरा क्लोज टर्मिनल कहलाएगा। अब अगर ये क्लोज टर्मिनल हो गया है तो आप ज़रा नोटिस करें R1 और R3 आपस में पैरेलल बन गई हैं। अगर मैं इस तरह बनाऊँ, एक ये, फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दूँ और यहाँ से इसे क्लोज कर लूँ, तो आप नोटिस करें कि ये R1 और R3 जो है ये आपस में किस कॉम्बिनेशन में आ गई हैं, पैरेलल में आ गई हैं। तो कह रहे हैं कि अगर R1 एंड R3 पैरेलल में आ गई हैं तो इनके ऊपर वोल्टेज सेम हो जाएगा ऐसी इस कंडीशन की वजह से। तो अगले स्टेप में कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी ए मतलब R1 के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस है मस्ट बी इक्वल टू डी ए, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस R3 के ऊपर है। तो ऐसा करने से आपका पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R3 का सेम हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर दूसरे एंड से आप चेक करें तो BC का पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि BC है ये वाली रेजिस्टेंस, वो किसके बराबर हो जाएगा, R4 के, क्योंकि यहाँ से सर्किट क्लोज हो चुका है। यहाँ से आप देखें तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज सेम होता है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा आप ये भी लिख सकते हैं कि सिंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि R1 एंड R2 सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इन दोनों के ऊपर करंट जो है वो सेम होगा, और उसको हमने कह दिया I1 है। एंड द रजिस्टर्स R3 एंड R4 आर कनेक्टेड ऑल्सो इन सीरीज, तो उनका करंट भी क्या होगा, सेम होगा, उसको हमने I2 बोल दिया। तो ये हमारे पास हो गई फर्स्ट कंडीशन। अब इस कंडीशन के एतबार से मैं यहाँ पर ये बात लिख सकता हूँ कि भाई जो वोल्टेज पहली वाली रेजिस्टेंस पे होगा, जिसको मैंने नाम दिया है VAB का, वो बराबर होगा किसके, वो बराबर होगा V3 के, इस वाली नीचे वाली रेजिस्टेंस के, यानी कि V3 के बराबर होगा। इसको मैं कह सकता हूँ वोल्टेज एट AD। तो V1 V3 के बराबर हो गया है, तो वोल्टेज एट AB बराबर हो गया वोल्टेज एट AD के, ये बात हो गई। और दूसरी बात क्या हो गई, क्योंकि V2 बराबर हो गया किसके, V4 के, V2 बराबर हो गया V4 के, तो इसका मतलब वोल्टेज एट BC, क्योंकि V2 के ऊपर जो वोल्टेज है उनको BC भी कह सकते हैं, वो बराबर हो जाएगा किसके, वोल्टेज एट DC, वोल्टेज एट DC के बराबर हो जाएगा। यही थोड़ी सी डेरिवेशनल वर्क है जो हमें करना है, 4 लाइनों की इसकी डेरिवेशन। सिर्फ समझने वाली बात ये थी कि कौन कौन से वोल्टेजेस जो हैं वो आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर है। तब हम क्या करते हैं कि हाँ जी, तब हम क्या करते हैं कि कंडीशंस को यूज़ करते हैं। अगेन फ्रॉम द डायग्राम हम ये बात जानते हैं, जो वोल्टेज है ए बी का वो बराबर होगा वोल्टेज एट डी ए के। वोल्टेज का जो फार्मूला है वो ओम्स लॉ अगर अप्लाई किया जाए तो वोल्टेज बराबर होता है V इक्वल्स टू आई आर के। तो जिस जगह का वोल्टेज है वो बराबर होता है उस जगह के करंट और उस जगह की रेजिस्टेंस के। तो अगर मैं ए बी की बात कर रहा हूँ तो ए बी इस जगह की है, इस जगह की बात हो रही है, तो इस जगह का करंट है I1 और इस जगह की रेजिस्टेंस है R1, तो इसका मतलब ये हो गया वोल्टेज एट ए बी बराबर होगा I1 R1 के। और सिमिलरली अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो इसके वोल्टेज का फार्मूला बनेगा I2 R3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वोल्टेज बन जाता है। तो डी ए का वोल्टेज बराबर होगा I2 और R3 के। अब यहाँ पर मैं आपसे कहूँ करंट को अलग कर लीजिए और रेजिस्टेंस को अलग कर लीजिए, तो आप क्या करेंगे, I2 को डिवाइड में भेज देंगे और R1 को यहाँ डिवाइड में भेज देंगे, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी I1 डिवाइडेड बाय I2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R1। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1।
अब जो काम आपने इस वाली साइड के ऊपर करा है इन दो रेजिस्टेंस के ऊपर, वही काम आप इन दो रेजिस्टेंस पे भी करेंगे, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल में हो चुकी हैं कनेक्ट, और इनके ऊपर जो करंट है वो भी आपका सेम रहेगा, और सॉरी इनके ऊपर जो वोल्टेज है वो भी आपका सेम रहेगा। तो आप कहेंगे तो वोल्टेज जो होगा BC का वो बिल्कुल वही वोल्टेज होगा जो DC का है। और वोल्टेज का फॉर्मूला क्योंकि IR होता है, तो इस जगह का करंट और इस जगह का रेजिस्टेंस जो होगी वो, इस जगह करंट और इस जगह की रेजिस्टेंस जो होगी वो, ये V = IR का फार्मूला होगा। तो मैंने यहाँ पर I1 R2 रख दिया BC की जगह, और I2 R4 रख दिया मैंने DC की जगह। अब दोबारा से वही काम करते हैं, करंट को हम सेपरेट कर लेते हैं और रेजिस्टर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, तो R2 डिवाइड में चला जाएगा और I2 डिवाइड में चला जाएगा। मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, I1 I2 इज इक्वल टू R2 और R4। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशनों में आपने एक बात कॉमन देखी होगी कि दोनों इक्वेशन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर I1 डिवाइडेड बाय I2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों इक्वेशन है जो है वो कंपेयर की जा सकती है। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने का मतलब ये है कि R4 R2 बराबर लिया जा सकता है, R4 R2 बराबर लिया जा सकता है किसके, R3 डिवाइडेड बाय R1 के, R3 डिवाइडेड बाय R1 के। ये आपकी बैलेंस कंडीशन का आंसर आ गया। लेकिन इसको और ख़ूबसूरत बनाने के लिए वो R1 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और R4 को नीचे ले आते हैं, इससे सीक्वेंस बन जाती है। यानी कि R1 अगर ऊपर आ जाएगा उसके नीचे R2 होगा, इज इक्वल टू R3 अगर ऊपर आ जाएगा तो उसके नीचे R4 होगा। तो सीक्वेंस बन जाएगी 1 2 3 4 की। कोई नहीं है कोई गलत चीज़ के अंदर, क्योंकि R1 ऊपर जाएगा तो R4 नीचे आ सकता है। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का चक्कर जो इक्वल्स टू के साथ होता है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड और मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इससे सिर्फ फ़र्क यह है कि इक्वेशन आपकी थोड़ी खूबसूरत से अरेंज हो गई। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड कंडीशन। बैलेंस कंडीशन में R1 डिवाइडेड बाय R2 बराबर होता है R3 डिवाइडेड बाय R4 के, और इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं R4। अगर मुझे R1 R2 और R3 मालूम होता तो मैं R4 बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल दूँ R1 जो है वो 5 ओम है, सही है, R2 जो है वो 10 ओम है, सही है, और R3 जो है वो 3 ओम है, सही है। तो बताएं 4 क्या होगी, तब आप बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन अरेंजमेंट जिसकी मदद से हम व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है जिसकी मदद से हम क्या हासिल कर सकते हैं, हम नॉन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, शर्त ये है कि गैल्वानोमीटर में से कोई भी करंट फ्लो नहीं होना चाहिए। दिस इज़ ओनली ट्रू इन दैट केस व्हेन द गैल्वानोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। क्लियर है ये चीज़ें। अब व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है कन्वर्जन ऑफ अ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। तो सबसे पहले हमें देखना ये होगा कि वोल्ट मीटर क्या होता है। जिस तरह करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर यूज़ करते हैं वो गैल्वानोमीटर से ही बनता है। सिमिलरली आप अगर वोल्टेज को मेजर करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना चाह रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को ही कहा जाता है किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर, तो उसके लिए आप वोल्ट मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वोल्ट मीटर अगर आपने बनाना है तो वोल्ट मीटर को बनाने के लिए भी आपको हेल्प लेनी होगी गैल्वानोमीटर की। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने गैल्वानोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस लगाई थी वो पैरेलल में लगाई थी और उसका नाम था शंट रेजिस्टेंस। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आप लगाएंगे गैल्वानोमीटर के साथ उस रेजिस्टेंस का नाम होगा सीरीज़ रेजिस्टेंस, और वो सीरीज़ में ही लगाई जा सकती है। सीरीज़ में लगाने से आपका गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में और आपको हैवी वोल्टेज मेजर करके दे सकता होगा। तो ये है आपका कन्वर्जन। अगर सर्किट डायग्राम के एतबार से देखा जाए तो सर्किट डायग्राम के अंदर आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि RG है, तो मैंने इसके साथ एक रेजिस्टेंस और लगा दी है। इस रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ RX है, सीरीज़ रेजिस्टेंस। RS इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि शंट रेजिस्टेंस को हमने RS कह दिया था और वो एमीटर में हम उसका फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, तो इसको अब RS नहीं कहा जा सकता, तो हमने इसको नाम दे दिया RX का। और ये दोनों अगर आप चेक करो यहाँ पर इसकी जो रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की, तो ये दोनों किस कॉम्बिनेशन में लगी हुई है, सीरीज़ में लगी हुई है। तो ऐसा करने से आपका गैल्वानोमीटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वोल्टेज मेजर कर सकते हैं आप इससे रेंज V तक का। अगर इसकी आपने डेरिवेशनल वर्क को समझना है तो आपको चैप्टर नंबर 13 में जाना होगा। चैप्टर नंबर 13 में अगर आपको याद हो, हमारे पास अगर दो रेजिस्टेंस हो, एक रेजिस्टेंस जिसको मैं कह देता हूँ लेट्स से RG, नाम मैंने उसको दे दिया गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस RG,
और दूसरी रेजिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया आर एक्स, जो सीरीज में मैंने इसके साथ कनेक्ट करी है। तो आप जानते हैं कि जो आर जी है इसके ऊपर जो करंट होगा वो होगा आई जी, और आर एक्स जो है इसके ऊपर जो करंट होगा वो भी होगा आई जी। दोनों करंट बराबर होंगे, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट जो होता है वो सेम होता है। और इसी तरह टोटल करंट आपसे पूछूं कितना होगा, तो टोटल करंट भी आई जी होगा। यानी कि जो गैल्वानोमीटर का करंट होगा वही आर एक्स का करंट होगा और वही टोटल करंट होगा, क्योंकि इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट ऑफ द सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट। करंट जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो हम उसको एक नाम दे सकते हैं, या तो आई जी कह सकते हैं, आई कह सकते हैं, आई एक्स कह सकते हैं। आई जी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं एमीटर में, वोल्ट मीटर में इस वक्त, तो हम आई जी करंट का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया पूरे सर्किट का जो करंट है वो क्या होगा, आई जी। अच्छा, ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे वो होंगे वी जी, और ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे होंगे वो होंगे वी एक्स। ये बहरहाल बराबर नहीं होंगे, और अगर आपने टोटल वोल्टेज निकालना है तो इन दोनों को जमा करके आप टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। यही आपका पूरा जो है वो डेरिवेशनल वर्क है, जिसके अंदर सबसे पहले आप अपनी वर्किंग के अंदर क्या लिखेंगे। पहली वर्डिंग तो सारी वही है, कंसीडर अ गैल्वानोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज आर जी, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन आई जी करंट फ्लोज थ्रू इट, टू मेजर द मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ रेंज वी। वहाँ पर हमने कहा था टू मेजर द मैक्सिमम करंट ऑफ रेंज आई, यहाँ पर वोल्टेज मेजर करने तो वी हो गया। वी मॉडिफाई गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वहाँ पर था वी मॉडिफाई गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग लार्ज रेजिस्टेंस आर एक्स। यहाँ पर उसमें स्मॉल रेजिस्टेंस कनेक्ट की थी, यहाँ पे लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो, कॉल्ड सीरीज रेजिस्टेंस, और वो सीरीज में कनेक्ट की जाती है, वहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट की जाती थी। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में आपको पीछे दिखाया गया है। अब वही वाली बात जो मैंने आपको समझाई है, करंट जो होगा वो सेम होगा, जो आई होगा वही आई जी होगा और वही आपका आई एक्स होगा, जबकि वोल्टेज जो होगा वो आपका चेंज होगा। जो वोल्टेज अगर आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आप दोनों के वोल्टेजेस को सम करेंगे, वी जी के वोल्टेज को और वी एक्स के वोल्टेज को। अगेन अगर मैं आपसे कहूँ, मैं ओम्स लॉ का फार्मूला यूज़ करना चाहता हूँ, ओम्स के मुताबिक वी बराबर होता है आई आर के, तो मुझे बताए वी जी किसके बराबर होगा, वी जी बराबर होगा आई जी इंटू आर जी के। तो इसका मतलब ये हो गया इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, आई जी आर जी। फिर मैं आपसे सवाल करूँ, बताएं वी एक्स की जगह क्या रखा जा सकता है। तो अगर कोई ये बोल दे कि वी एक्स की जगह रख सकता है आई एक्स और आर एक्स, तो उससे बड़ा कोई बेवकूफ़ नहीं है। कि हम ऑलरेडी बोल चुके हैं करंट सेम है, तो फिर हम इसको अलग वेरिएबल क्यों नाम देंगे, हम इसको आई जी ही रहने देंगे, क्योंकि सीरीज़ के अंदर करंट आपका सेम होता है। अब हमने क्या करा, हमने यूजिंग ओम्स लॉ दैट इज़ वी इक्वल्स टू आई आर, हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। वी जी की जगह आ गया आई जी आर जी, और वी एक्स की जगह आ गया आई जी आर एक्स। क्योंकि हमें यहाँ पे आर एक्स पता करना है कि कितनी वैल्यू की आर एक्स लगाएंगे तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वहाँ पर शंट रेजिस्टेंस आर एस कैलकुलेट करना था, यहाँ पे आर एक्स कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम सवाल को अरेंज करेंगे और आई जी और आर जी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो आई जी और आर जी दूसरी तरफ जाके आपका माइनस हो जाएगा। अब मज़ीद आपने अगर आर एक्स निकालना है तो आपने यहाँ से जो आई जी नज़र आ रहा है इसको डिवाइड में भेजना होगा। तो वी के साथ डिवाइड हो जाएगा आई जी, माइनस आई जी आर जी के साथ भी डिवाइड हो जाएगा आई जी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो पूरे के साथ डिवाइड होता है, तो दोनों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये सिचुएशन हो जाएगी। यहाँ पे आई जी से आई जी कैंसिल हो जाएगा, जबकि यहाँ पे कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो मेरे पास फाइनल फार्मूला क्या बन जाएगा, आर एक्स इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आई जी इंटू आर जी माइनस आर जी, सॉरी माइनस आर जी। और ये किसका फार्मूला हो गया, आर एक्स का फार्मूला हो गया। आर एक्स हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होता है वोल्ट मीटर में। और आर एस हम कब कैलकुलेट करते हैं, जब हमें गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना होता है एमीटर में। तो ये आपने जो है वो याद रखना है, न्यूमेरिकल के एतबार से ये बहुत अहम बात है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। कभी गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है, कभी गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना होता है। तो आप सवाल को अगर सही तरीके से समझ के पढ़ेंगे तो आपके लिए आसान होगा कि आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग शंट रेजिस्टेंस और अ सीरीज रेजिस्टेंस। ठीक है जी, अब एक दो न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1, आपकी बुक का न्यूमेरिकल है। इसके अंदर जो डेटा बनाना है, डेटा बनाने से पहले मैं सिर्फ उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ जो डेटा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जैसे कि सबसे पहले जब मैंने सवाल को पढ़ा तो इसने कहा अ गैल्वानोमीटर, तो इससे पता चल गया कि ये गैल्वानोमीटर का सवाल है। एक इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से ही मिल गई। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम्स, जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है वो कितनी है, 50 ओम्स है। ठीक है, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, एक नॉलेज मुझे यहाँ से मिल रही है। इट डिफ्लेक्ट्स फुल स्केल व्हेन अ करंट
करंट फ्लो हो रहा है कितना, 10 मिली एम्पेयर का गैल्वानोमीटर से। हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर, एमीटर में कन्वर्ट करना है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। और कितनी रेंज तक कैलकुलेट कर सके, 10 एम्पेयर तक कैलकुलेट कर सके। तो एक बार ज़रा हम देख लेते हैं दोनों के फार्मूले, वोल्ट मीटर के और एमीटर के फार्मूले। अगर आप बीच में लाइन खींच के दोनों की इन्फॉर्मेशन एक बार लिख लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। क्या इन्फॉर्मेशन है, इससे न्यूमेरिकल्स आपका बड़े आराम से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा, आपको कहीं नोट्स वगैरह में नहीं मिलेगी। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक है हमारे पास एमीटर की, एमीटर का सवाल आ सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि मेरे पास किसका सवाल आ सकता है, वोल्ट मीटर का सवाल आ सकता है। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी एमीटर की बात हो रही होगी तो हमें शंट रेजिस्टेंस लगानी होगी। और शंट रेजिस्टेंस हमेशा कैसे लगती है, पैरेलल में लगती है, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं इसे, पैरेलल रेजिस्टेंस लगानी होगी। और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे आर एस से। जब वोल्ट मीटर की बात हो रही होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें सीरीज रेजिस्टेंस लगानी होगी। ठीक है, कहते भी इसको सीरीज रेजिस्टेंस है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एक्स से। दूसरी अहम बात यह है कि एमीटर जो है वो करंट को मेजर करता है। तो इसके अंदर जो टोटल करंट दिया होगा, टोटल करंट आपको दिया होगा, वो एक्चुअल में रेंज होगी कि कितने करंट तक लेकर जाना है। तो इसके अंदर आपको आई गिवन होगा। इसके अंदर जो टोटल करंट तो नहीं दिया होगा क्योंकि वो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो टोटल वोल्टेज दिए होंगे कितनी रेंज आपको चाहिए। तो टोटल वोल्ट जो दिए होंगे वो एक्चुअल में आपकी रेंज होगी और उसको वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो फार्मूला है आर एस का वो आपको याद होना चाहिए। आर एस का फार्मूला है आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, ये हमने कल ड्राइव किया था। और आर एक्स का फार्मूला है वी डिवाइडेड बाय आई जी माइनस आर जी। इसके अंदर जो कॉमन चीज़ें वो ये है कि देखो आई और आर एस का तो तस्करा हो गया, आई जी और आर जी, आई जी और आर जी गैल्वानोमीटर के रेजिस्टेंस और करंट है। और ये तो भैया गैल्वानोमीटर ही कन्वर्ट हो रहा है वोल्ट मीटर और एमीटर में, तो ये तो दोनों में सेम रहेंगे, मतलब गैल्वानोमीटर का करंट और गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस। हाँ, एक काम मैं आपका आसान कर सकता हूँ, अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कैसे पता चलेगा कि आई जी कौन सा करंट है और आई कौन सा करंट है। ये कैसे पता चलेगा कि आई किसे लेना है और आई जी किसे लेना है। तो याद रखो गैल्वानोमीटर का जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, तभी तो हम उसको एमीटर में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको याद हो हमने एमीटर क्यों बनाया था, हमने इसलिए बनाया था कि गैल्वानोमीटर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट मेजर नहीं कर सकता, तो हमने एमीटर बनाया। तो उसके लिए फिर हैवी करंट हम मेजर कर सकते थे। तो इसका मतलब गैल्वानोमीटर का करंट कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता टोटल करंट से। तो यहाँ पर जो आई होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा गैल्वानोमीटर के करंट को। और अगर दो करंट मैं आपको दूँ तो उसमें से आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा गैल्वानोमीटर का करंट है, जो करंट सबसे कम होगा वो करंट आपका गैल्वानोमीटर का होगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ मेरे पास 10 मिली एम्पेयर करंट है और 10 एम्पेयर करंट है, तो बताएं इन दोनों में से गैल्वानोमीटर का करंट कौन सा होगा। तो क्लियर है कि मिली जो होता है वो बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो जो 10 मिली एम्पेयर है वो आपका गैल्वानोमीटर का करंट होगा, और जो 10 एम्पेयर है वो किसका करंट होगा, टोटल करंट होगा सर्किट का या एमीटर का। ये चीज़ क्लियर है। ये अपने पास कॉपी कर लीजिए क्योंकि बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे। जी हाँ मेजबान, ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब चलते हैं दोबारा न्यूमेरिकल्स की तरफ। न्यूमेरिकल का ज़रा आप डेटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल के डेटा में इसने हमें कहा कि जो गैल्वानोमीटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो मैंने डेटा बनाया और डेटा के अंदर लिख दिया कि भाई जो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है यानी कि आर जी वो बराबर है कितनी, 50 ओम्स की। और जो करंट है गैल्वानोमीटर का, मुझे कैसे पता चलेगा गैल्वानोमीटर का करंट है, क्योंकि गैल्वानोमीटर 10 मिली एम्पेयर पे फुल रिफ्लेक्ट हो सकता है इतने मामूली से करंट पे। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मिली की जगह रखेंगे और एम्पेयर एज इट इज़। अब अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करें कैलकुलेटर में रखें तो इस 10 की वजह से इसका एक -1 ख़त्म हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये 0.01 एम्पेयर हो जाएगा।
कैलकुलेटर में आप चेक कर सकते हैं, 10⁻⁻2 भी कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है, इससे मुझे पता चला कि मुझे क्या निकालना होगा, मुझे RS निकालना होगा, शंट रेजिस्टेंस निकालनी होगी। और रेंज जो है फिर करंट की दी हुई होगी, करंट की रेंज दी हुई है 10 एम्पेयर। जब सवाल आपका एमीटर का होगा तो लाजमी बात है करंट की रेंज दी हुई होगी और RS आपने निकालना होगा। अब इस सवाल में मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं, आपने क्या करना है, सिर्फ फार्मूला लगाना है, कौन सा, RS इज इक्वल टू IG RG डिवाइडेड बाय I माइनस आई। वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। RS इज इक्वल टू IG कितना है, 0.01 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0.01। एक गलती जो स्टूडेंट करते हैं कैलकुलेटर में जब डिवाइड कर रहे होते तो वो ब्रैकेट नहीं लगाते, जिसकी वजह से वो उसको 10 से डिवाइड करके माइनस कर देता है 0.01 से। आपने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगाना है अगर कैलकुलेटर में आप पूरी वैल्यू रखना चाह रहे हैं, तो ऊपर और नीचे ब्रैकेट लगा के डिवाइड कर लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है जी, आंसर आपका कभी भी गलत नहीं आएगा, डायरेक्ट कैलकुलेट। वरना अगर आप चाहें पहले ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करें, फिर नीचे वाली सॉल्व करें, फिर दोनों को डिवाइड करें, ये भी आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करके आप आंसर लेकर आएंगे तो आपका आंसर आएगा 0.05 ओम। यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको मेंशन में देखिएगा, ये गलत आंसर दिखे हुए मैंने जानबूझ के, ताकि आप जो है वो करेक्ट आंसर जब मैं आपको टेस्ट दूँ तो आप सही आंसर खुद से वेरीफाई करें। अच्छा, ये जो आंसर आया है आपका 0.05, ये सिर्फ आंसर ही नहीं बताना है, आपने ये भी बताना है कि भाई एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा। तो आप कहेंगे इसको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट करके ही गैल्वानोमीटर एमीटर में कन्वर्ट होता है। तो एक्स्ट्रा बात आपने क्या बतानी होगी, आपने बताना होगा बाय कनेक्टिंग शंट रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू 0.05 with in parallel with galvanometer we can convert galvanometer into ammeter। यानी कि एक छोटी सी लाइन आपने एक्स्ट्रा लिखनी हो सकती है, यानी कि बता इतना भी लिख दो कि पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 कनेक्ट बाय कनेक्टिंग पैरेलल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05, इतना भी लिख दो, बहुत है। तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाता है। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं, आप लोग माइक भी अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और अगर आप चाहें तो आप चैट के थ्रू भी सवाल कर सकते हैं। लाइन बता दें, हाँ लाइन ये है बाय कनेक्टिंग, एक लाइन आप लिख सकते हैं बाय कनेक्टिंग पैरेलल रेजिस्टर ऑफ 0.05। हम ये कर सकते हैं बाय कनेक्टिंग पैरेलल रेजिस्टर ऑफ 0.05, ये लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, अगले सवाल की तरफ चलें। ये हो गया कॉपी, कोई मसले मसाइल नहीं है। चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका, सबसे पहले वही हाईलाइट कर दिया जाता है डेटा को, जो जो इसके अंदर काम की इन्फॉर्मेशन आपके पास है। गैल्वानोमीटर का सवाल है, पता चल गया गैल्वानोमीटर के लफ्ज़ से, वर्ड यहाँ पे आया हुआ है गैल्वानोमीटर का। इसके बाद इसने कहा है कि 40 ओम रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की और फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है 100 मिली वोल्ट पे। इतने कम वोल्टेज है तो इसका मतलब ये किसके वोल्टेज होंगे, गैल्वानोमीटर के वोल्टेज होंगे। हमें इसे कन्वर्ट करना है एमीटर में, दोबारा से एमीटर में कन्वर्ट कर रहा है, और रेंज कितनी रखनी है आपने, 5 एम्पेयर इसकी रेंज रखनी है। ठीक है जी, दोबारा से डेटा की तरफ आते हैं। तो डेटा में हमने देखा कि हमें इसने दिया हुआ है रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर जो कि है 40 ओम्स, और वोल्टेज इसने मुझे दिए हुए हैं गैल्वानोमीटर के जो कि हैं 100 मिली वोल्ट। मिली को हटाने के लिए वो 10⁻³ करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0.1 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिली की वैल्यू क्या होती है, 10⁻³ इसके बाद कहता है इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो मेरी समझ में आ गया भाई, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो हम RS कैलकुलेट करते हैं, और रेंज आप हमें बताएंगे कि कितनी रेंज चाहिए आपको, तो 5 एम्पेयर उसने रेंज बता दी। अब जब आप ये फार्मूला लगाने के लिए जाएंगे, RS इज इक्वल टू IG RG, दोबारा ये फार्मूला लगाना है ना, I माइनस IG, तो आप कहाँ पे फंसेंगे, आप यहाँ पर फंसेंगे कि आपके पास IG मौजूद नहीं है। अब आप IG को कहाँ से लेकर आएंगे, IG सिंध गायब होगा, IG सिंध छुट्टियों पे चले गए ना, 8 महीने की जब से उठाया उनको, तो बताइए जी IG कहाँ से लेकर आएंगे, अगर IG नहीं आएगा तो सवाल सॉल्व हो ही नहीं सकता। उमर खान ने जवाब दे दिया है, इसके अलावा किसी को इन्फॉर्मेशन हो IG से रिलेटेड तो बता सकता है। देखिए ओम्स लॉ ने हमें फार्मूला दिया था V = IR, तो इसका मतलब VG बराबर होगा IG × RG के।
तो अगर आप आर जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो सॉरी आई जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो आई जी बराबर हो जाएगा किसके, वी जी डिवाइडेड बाय आर जी के। तो पहले आप इसकी मदद से आई जी कैलकुलेट करेंगे, जब तक आई जी कैलकुलेट नहीं होगा आप आर एस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले आप तसल्ली से आई जी कैलकुलेट करें, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ एम्पेयर। उसको फिर यहाँ पे उठा के पुट करेंगे तो आपके पास आर एस आ जाएगा 0.02 ओम्स। ये आंसर्स आप वेरीफाई कर सकते हैं और इसको कॉपी कर लें और आंसर वेरीफाई कर लें। इस सवाल को आप देख सकते हैं, इस सवाल के अंदर आपके पास डेटा मैंने बना दिया है, फार्मूला मैंने लिख दिया है, कोई भी मसला है तो आप डिस्कस कर सकते हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इंतहाई आसान आपका न्यूमेरिकल है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ माइक्रो का यहाँ पे अलग डिफरेंस था, तो माइक्रो के लिए हमने क्या करा, 10⁻⁻6 याद रखना है, माइक्रो की वैल्यू होती है और हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। सर ब्रैकेट लगाने की क्यों ज़रूरी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं होगा? आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही करेंगे, लेकिन कैलकुलेटर में ब्रैकेट लगा के सॉल्व करेंगे, क्योंकि होता ही है जब कैलकुलेटर में ब्रैकेट नहीं लगता है तो कैलकुलेटर क्या करता है, आई से डिवाइड कर देता है, बाद में माइनस करता है आई जी से। एक्चुअल में हमें इस पूरी वैल्यू से इसको डिवाइड करना है, तो इस पूरी वैल्यू से डिवाइड करने के लिए हमें ब्रैकेट लगाना होगा। इसी तरह यहाँ पर भी ब्रैकेट लगेगा, वी डिवाइड बाई आई जी करेंगे, फिर माइनस आर जी करेंगे, तो ब्रैकेट लगा के करेंगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आपका 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लोकेश कुमार। और दूसरा आंसर भी आप निकालें इंशाल्लाह वो भी सही आएगा। नबील आपका आंसर भी सही आया है। ठीक है, ये सवाल करने के बाद फिर हम एक टेस्ट की तरफ चलेंगे, छोटा सा एक न्यूमेरिकल इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो एज अ टेस्ट मैं आप लोगों को दूंगा, वो आपने मुझे सॉल्व करके दिखाना। अगला जो सवाल है ये आपका टेस्ट है, आपने इसका डेटा वेटा मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगा, आपने खुद से सारा कुछ करना है। इसके आंसर मैं अलबत्ता बता देता हूँ ताकि आप देख ना सकें। ये सवाल भी गैल्वानोमीटर का ही सवाल है, लेकिन ये एज अ टेस्ट मैंने आप लोगों को दिया। ये करने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो। लेकिन सबसे पहले आपने ये सवाल सॉल्व करना है और जितने भी स्टूडेंट हैं कोशिश करें कि सारे ही जवाब दें। ठीक है जी।